हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाखा सीए एकेडमी। और आज आपके लिए लेके आई हैं पेपर 1 का सेकेंड लेसन। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ। यहाँ तक कि जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो है ICAI के मॉड्यूल्स बुक्स है। और अगर आपको ये मॉडल बुक्स का अगर PDF चाहिए तो ये कहाँ पे मिलने वाला है उसका भी अपडेट्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, हम इसमें पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कि बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसको ट्रिक्स कैसे यूज़ करना है, कितने स्पीड्स में हम ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे इजी से इजी वे हम सम करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस, जहाँ पे हमने फर्स्ट लेसन कर दिया था फ्रेमवर्क वाला। अब यहाँ पे अकाउंटिंग का बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस का जर्नल एंट्री यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम्स क्या होता है? ये डबल एंट्री सिस्टम बहुत पहले से ही चल रहा है, 500 ईयर से पहले चलते आया है और इसको अभी भी हम यूज़ करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल में देखा जाए, अगर हम परचेस करते हैं फर्नीचर, तो ऑन द परचेस ऑफ फर्नीचर आइदर द कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस और द लायबिलिटी ऑफ सप्लाई विल बी अराइज। हो सकता है ना, जो हमारा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो लायबिलिटी के जो सप्लायर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अराइज हो जाएंगे, कि न्यू असेट ऑफ फर्नीचर एक्सेप्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या किया जाता है, क्लियर है ऑलरेडी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम बुकआउट्स हो रहा है, इसी को बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम्स। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंटिंग एक इक्वेशंस होते हैं जिसमें हम ट्रूथ वैल्यूज हम देखे जाते हैं। जैसे पे दिए है, द पर्सन स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹10 लाख, कैश कैपिटल कैश बोथ वाज 10 लाख, बराबर ना। जब उसने पैसा स्टार्ट किया है उसने कंपनी, तो कैपिटल या कैश में ही होगा। अल्टर द कैश बैलेंस इन द टू वे, वन विल इंक्रीज द कैश बैलेंस एंड अदर विल रिड्यूस। ट्रांजैक्शन का ऐसे कोई एंट्री कर दी जहाँ पे हमने एक से कैश बैलेंस को इंक्रीज कर दिया और दूसरे साइड को कैश बैलेंस को हम रिड्यूस कर दिया। द पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज और द सैलरी रेंट एक्सेट्रा विल रिड्यूस। और वही हमारे द सेल्स ऑफ गुड्स फॉर द कैश कलेक्शन फॉर कस्टमर विल इंक्रीज। अब बता तो क्या हो रहा है। ऐसे मैं बिजनेस हूँ, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे कोई ना कोई कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉई होंगे, तो उनको मुझे सैलरी देना होगा। जहाँ पे मैं काम करूँ वहाँ पे मेरे को रेंट देना होगा। ये 10 लाख रुपए से जा रहा है, हाँ सब जा रहा है। देखो मैं बता रही हूँ कैसे हो रहा है। तो मैंने कुछ गुड्स परचेज किया, जा रहा, तो पैसा मेरा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो मतलब पैसा यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, रिड्यूस। वही अगर जो मैंने सामान खरीदा तो उसको मैंने सेल किया, या कुछ ऐसा कुछ हो जो हमने यहाँ पे कहाँ पे कस्टमर से कुछ पैसा ले लिया, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स किया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा पैसा बढ़ गया। इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, बैंक बैलेंस 10 लाख रुपीज़ दिया गया, फिर यहाँ पे 2,15,000, यहाँ पे कुछ तो एंट्रीज नहीं, यहाँ पे ऐसे ही दिया है। इसका हम अच्छे से एक टी फॉर्म में देखेंगे। और इसको जहाँ पे हम बोला जाता है टी फॉर्म इसलिए कि ऊपर एक लाइन बनाई जाती है और बीच में एक लाइन बन जाती है, 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक से आता है डेबिट साइड और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट साइड। तो कभी आपको पूछे कि अकाउंटिंग और 2 कॉलम को क्या बोलते हैं, तो 2 कॉलम को क्या बोलते हैं, टी फॉर्म, क्योंकि ये दिखने में कैसा होता है, टी की तरह। टी मतलब वो अल्फाबेट वाला टी, ठीक है। इन्वेस्टेड बाय द ओन ₹25,000 इन द कैश, तो क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है। जब पैसा बढ़ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, इंक्रीजिंग साइड में लिख दिया, कैश बढ़ रहा है। और कैपिटल का जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम टी फॉर्म में हमारे राइट हैंड साइड में लिखते हैं डेबिट, राइट हैंड साइड में लिखते हैं हम क्रेडिट, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम डेबिट। मतलब पहले आता है डेबिट, फिर आता है क्रेडिट, ठीक है। अब असेट्स क्या होता है, असेट्स को हम क्या करते हैं, लायबिलिटी जितनी भी हुई रहेगी प्लस कैपिटल को प्लस कर दो तो हमें मिल जाएगा असेट्स।
वही अगर एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो तो मिल जाता है कैपिटल्स। इस तरीके से होता है। उसके और भी फॉर्मूलाज है, जैसे असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कंट्रीब्यूशन कैपिटल बिगनिंग ऑफ रिटर्न अर्निंग प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस एंड माइनस डिविडेंड्स। ये करके हमें क्या मिल जाता है, एसेट्स। जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000, तो 10 लाख, तो टोटल एसेट कितना है 10 लाख। तो ये क्या हो रहा है, स्टार्टेड मतलब ओनर का कैपिटल है 10 लाख रुपए डाल दिया। बोरो ₹5,000, किसी से लिया है, बोरो किया है, तो बोरो किया है 5 लाख रुपए, इन फ्यूचर वापस देना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया हमारा लायबिलिटीज। विड्रॉ द कैश फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से विड्रॉ किया था ना अपना पैसा 2 लाख रुपए, डाल दो माइनस 2 लाख रुपए इधर। लोन रिपेयर फॉर द एक्सचेंज ₹1 लाख, लोन रिपेयरिंग क्या 1 लाख लायबिलिटी से 1 लाख रुपीज़ डाल दिया। बोरो द फर्नीचर फॉर ₹3 लाख विद कैश है हमारा असेट्स, असेट्स में डाल दियो और विद कैश डाल दिया -3 लाख कर दिया। टोटल कर दो, चेक कर लो हमारा आंसर इसको और इसको प्लस करके असेट्स आता है क्या, हाँ आता है। इस तरीके से यहाँ पे सम्स होते हैं। एक रूल है ये फॉलो कर दो, इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट एंड डिक्रीजिंग आर क्रेडिट, या इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिट डिक्रीजिंग आर डेबिट। इंक्रीज इन ओन कैपिटल्स आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंस आर डेबिटेड एंड डिक्रीजिंग आर क्रेडिटेड। भाई अगर इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम आर क्रेडिटेड एंड डिक्रीजिंग आर डेबिटेड, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया है कि एक सम दिया गया है, आर स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5,000, ही परचेज फर्नीचर फॉर, मतलब 5 लाख हो रहा है, ऊपर 3 जीरो दिया है तो वो हम नहीं देख रहे, नीचे का ही अमाउंट, हम यहाँ का जो अमाउंट है ना वो ही देखेंगे। द पेड सैलरी टू हिज क्लर्क 1,100, पेडेड रेट 1,150, रेवेन्यू इंटरेस्ट 2,000। तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे सोल्यूशन हमारा इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगे अभी के लिए। तो अमाउंट क्या हो रहा है, नेचर ऑफ अमाउंट क्या है, हाउ अफेट्स क्या हो रहा है, और उसका डेबिट एंड क्रेडिट दिखेंगे। तो 5,000 कैश इन्वेस्ट इन बिजनेस, तो क्या हो रहा है, बैंक्स एंड आर कैपिटल से जा रहा है, बैंक में भी जा रहे हैं, आर कैपिटल में जा रहे हैं, तो एसेट एंड कैपिटल हो गया, दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इंक्रीजिंग अगर असेट्स में हो रहा है तो 5,000 डेबिट, और कैपिटल में अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे देखी थी। देखो, इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट, वाई इंक्रीजिंग ऑन ऑनर कैपिटल आर क्रेडिट, यही किया हमने अभी। परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,200, फर्नीचर बैंक में जा रहा है, फर्नीचर क्या हो गया असेट्स, बैंक भी क्या हो गया असेट्स। तो बैंक में जब फर्नीचर जब परचेज किया मतलब सामान आया, इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन फर्नीचर्स पे करने के लिए हमें पैसा बैंक से जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो अगर असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में, अगर असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में। इस तरीके से यहाँ पे सम्स आते हैं। ट्रांजेक्शन्स हमने पहले ही पढ़ लिया, कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इक्विटीज प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ये हम यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम वर्टिकली फॉर्मेट बोलते हैं। इक्विटीज लिखते हैं और फिर नीचे हम यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर लायबिलिटी साइड के जो भी एंट्रीज होती है ऊपर लिख देते हैं, उसका टोटल कर देते हैं। असेट्स लिखते हैं, उसका टोटल करते हैं, फिर माइनस करके दोनों का टोटलिंग हम सेम आना चाहिए वो चेक करते हैं। ये तो हमने बैलेंस शीट के हिसाब से देख लिया। सेम ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से आपको सम्स एग्जाम्स में आ सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रूवल भी हमने पहले ही कर लिया, कौन से गोल्डन रूल्स। अब आता है सबसे मेन हमारा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल्स याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स में क्या आता है, डेबिट्स व्हाट्स कम इन क्रेडिट्स व्हाट्स गो आउट। ऐसे पढ़ना है, जैसे पढ़ रही हूँ वापस पढ़ा रही हूँ। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट होता है डेबिट्स व्हाट्स कम इन क्रेडिट्स व्हाट्स गो
आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट्स आर द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट्स आर इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारा आता है गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल रुपीज 15 लाख। तो ये क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो है। बैंक अकाउंट भी पर्सनल होता है, कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बराबर। डेबिट और रिसीव, जो रिसीव कर रहा है उसको क्या कर देंगे डेबिट। कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है। दे कौन रहा है, जो ऑनर है वो दे रहा है। जो भी डेबिट में रहेगा उसको क्या कर देंगे, रिसीवर को क्या कर देंगे डेबिट में, और जो गिवर है उसको क्या कर देंगे हम क्रेडिट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो आगे, वेजेस एंड सैलरी पेड। तो वेजेस क्या हो गया एंड सैलरी क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। जहाँ पे करो कैश में पे करेंगे, मतलब बैंक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल के हिसाब से डेबिट है, एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस का यहाँ पे किस में होता है, डेबिट में। बाद में क्या हो रहा है, बैंक को मिल रहा है, बैंक क्या हो रहा है, गिवर। तो वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू द बैंक अकाउंट। रेंट रिसीव, बैंक एंड रेंट। रेंट रिसीव तो बैंक खा रहा है और रेंट लो रहा है, तो बैंक क्या हो गया, रेंट रिसीव बोला है, मतलब बैंक ले रहा है। तो बैंक अकाउंट ऊपर, और कौन कौन दे रहा है, रेंट दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट, बैंक क्या ले रहा है, रिसीव। रेंट क्या दे रहा है, इनकम जा रहा है, नॉमिनल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम्स में इस तरीके से सम्स आते हैं। नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अगर असेट्स अकाउंट, नॉर्मल वैल्यू ऑफ अकाउंट डेबिटेड, तो अमाउंट टू बी डेबिटेड व्हेन देयर इज इंक्रीज, अमाउंट दैट बी टू बी क्रेडिट व्हेन देयर इज डिक्रीज। ये हम नीचे जब पढ़ेंगे ना, सम्स करेंगे तब समझाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे आप समझोगे ही नहीं कैसे करना है, दिमाग आपका बत्ती गुल हो जाएगा यहाँ पे आपका। मेन आता है हमारा जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में हम लिखते हैं डेट्स, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ आपको रखना है। यहाँ पे हम डेबिट अमाउंट को DR से डिनोट करते हैं, क्रेडिट R को हम CR से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है, अगर May 5, जैसे डेट लिखा, किसको दे रहे हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, बीन द बैंक अमाउंट रिसीव फ्रॉम द मोहन इज पेड फ्रॉम द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। नीचे ये नोटिफाई लिखना भी जरूरी है। यहाँ पे हम डेबिटेड लिख देंगे, इसका डॉट आउट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वो LF का कुछ लिखते नहीं हम यहाँ पे, तो कितना अमाउंट है वो लिखेंगे, कितना जा रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से एंट्री होती है। देखो, आउट ऑफ द अबाउट 25,000 इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। कहाँ से विड्रॉ हो रहा है, बैंक। कौन विड्रॉ कर रहा है, मतलब कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट हो रहा है। ठीक है, बाय हिज ट्रांजेक्शन द बैंक अकाउंट इज रिड्यूस बाय ₹25,000 एंड अनदर असेट्स। तो एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट लिखा, अमाउंट लिखा, तो बैंक अकाउंट लिखा, क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे। डेट नहीं दिया रहेगा तो डेट नहीं लिखेंगे, डेट दिया रहेगा तो डेट लिखेंगे। इस तरीके से आपके यहाँ पे एंट्रीज होती है। और हमेशा इसको जब भी हम नीचे लिखेंगे, बीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम दैट पर्सन फॉर द पीरियड ऑफ दैट पर्सन, इस तो हमेशा बीन यूज करना कंपलसरी है। ये आपको अच्छे से अगर क्लियर समझ गया है कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अब थोड़ी हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, December 1, 2020 द अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे बैंक भी क्या हो गया, पर्सनल हो गया, कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हम लिख देंगे। फिर दिया है December 3 ही विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक ऑफ ₹2,000। तो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट आ गया जो हो गया हमारा रियल अकाउंट, और नीचे आ गया बैंक अकाउंट जो हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
December 5 he purchased goods making payment through the bank 15,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जहाँ पे परचेस क्या हो गया हमारा रियल अकाउंट और बैंक क्या हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहले आप देखो कि वो क्या है, रियल है या नॉमिनल है या वो परचेस है, ये आपने देख लिया। फिर आप देखो कि वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, गेन कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, रियल है तो क्या हो रहा है, पर्सनल हो रहा है तो रिसीव है, गिवर है, क्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान की यहाँ पे एंट्री समय ये फिलअप्स करना है, ठीक है। इसी तरह के बाकी सब करना है। मैं नीचे आपको दिखाता हूँ तो इन सभी के आंसर्स बता देती हूँ कैसे आएंगे, किस तरीके से हमें करना है। तो ये देखिए, जर्नल लिखोगे, सीरियल नंबर डाल दोगे, डेट्स लिखोगे। अगर सेम एक ही डेट को और एंट्रीज होगी तो आप नीचे लिख दोगे, वापस बार बार डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उन्होंने मंथ नहीं लिखा है, यहाँ पे अगर देखते हैं ईयर कुछ दिया है क्या, चलो ईयर्स यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। अगर ईयर दिया रहेगा तो वन टाइम यहाँ पे ऊपर लिख देने का 2020 है 2021, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट जहाँ लिखा डॉट 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 करके डेबिट लिख दो के। नेचर ऑफ अकाउंट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एलएफ लिखने, एलएफ यहाँ पे कुछ नहीं आता है, अमाउंट आप लिख सकते हो। ये सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराने के लिए लिखा गया है, तो आप इजीली वे समझ सकते हो। यहाँ पे ये आपका हो जाता है। फिर दिया है कि क्लासीफाई करो कि इसमें से कौन से अकाउंट्स क्या है, ट्रेडिशनली अप्रूवल क्या होता है और अकाउंटिंग इक्वेशन के अप्रूवल्स क्या होता है। ट्रेडिशनली अप्रूवल के हिसाब से मतलब आपका वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, और अकाउंटिंग इक्वेशन के अप्रूवल मतलब वो आपका असेट्स है, लायबिलिटी है, ये रिवेन्यू है या एक्सपेंस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट, लेकिन जाता कहाँ पे है, असेट्स में। परचेज भी क्या है, रियल है क्या, असेट्स। सेल्स रियल है लेकिन क्या है, रेवेन्यूज। बैंक फिक्स असेट्स, पर्सनल्स, जाता कहाँ है, असेट्स। फिर आ जाता है हमें रेंट जो हो गया नॉमिनल एक्सपेंस, और अकाउंटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। फिर आता है रेंट अपॉर्चुनिटी आउटस्टैंडिंग, तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, पर्सनली, और लायबिलिटी बन जाता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रूवल में। तो इस तरीके से आपको कुछ थोड़े मोटे सम्स पूछ से जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ईयर दिया हुआ 2020, तो वन टाइम लिख दिया 2020, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको बस। और एलएफ यहाँ पे दिया उन्होंने कुछ पहले से, ये 1, 3, 5, 13, 20, 24, 28, 30, 13, 14, तो ये कुछ नंबर से वो एलएफ यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये लेसन्स कंप्लीट हो जाता है, और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो बताऊंगी मैं आपको थोड़े ही टाइम पे। तो वहाँ पे आप जाके इसका ये पीडीएफ पूरा डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सभी सम को सॉल्यूशंस दिया है, यहाँ तक कि आपको सभी सम्स के समरी रेटिंग दिया हुआ है, आंसर्स दिए गए, एमसीक्यूज, थ्योरी आंसर सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 हमारा लेजर यूनिट 2 सीखने के लिए, और लेजर्स कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो लेजर के लिए आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, जहाँ पे हम लिख देंगे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ये हो गया हमारा डेबिट साइड, वापस डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं डेबिट डॉट, मतलब डी आर डॉट, और यहाँ पे लिखते हैं हम सी आर डॉट। और जिसका भी यहाँ पे कुछ नाम रहेगा, अगर नाम हम दिया रहेगा तो वहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे उनका नाम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे अगर यहाँ पे हमें एंट्री दी हुई है, जैसे ये वाली एंट्री दी हुई है, इन्वेंटरी ऑफ द स्टेशनरी, तो इन्वेंटरी ऑफ स्टेशनरी ऑफ Jan 1 दिया है बराबर। और एक चीज़ सबसे पहले मार्क करोगे ये लाइन को कि साल कब ख़त्म हो रहा है, साल कब ख़त्म हो रहा है आपका 31/12/2020, मतलब स्टार्ट कब हुआ था, Jan 1, 2020 को। तो ये इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक के बारे में बोल रहे हैं
कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने थे 480 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट लिखा, बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड, ये टू के बीच में लाइन नहीं आती है, पहले बोल दो, लाइन मत खींचना। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बी डी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, 480 रुपीज़ लिखा। परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय द चेक कितना है 800 रुपये, परचेज किया ना। टू बैंक अकाउंट लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे चेक यूज़ किया ना उन्होंने, तो चेक मतलब बैंक में जा रहा है इसलिए। अगर चेक वर्ड नहीं यूज़ किया होता, सिर्फ परचेस लिखा होता, तो टू परचेस अकाउंट लिख देते हम यहाँ पे 800 रुपीज़। परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन द क्रेडिट फॉर 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, तो 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से ले, किससे लिया वो देखने का। तो 5 स्टेशनरी मार्ट से कितना लिया 1280 रुपीज़, तो 1280 रुपीज़ लिखा। इन सब का टोटल करके कितना आया 2560। अब मेरे को दोनों साइड फिगर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये साइड लिखते हैं हम 31/12/2020 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन में हम टोटल लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं थी, इससे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे दो लाइनिंग ऐसी तरह से लाइनिंग खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे सेम, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे दिया 1 जनवरी 2021 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये जो बैलेंस था वो ये नीचे आ जाएगा, मतलब एक साल के लिए, पहले साल के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, नए साल के लिए वो क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, किसी कैश, बैंक, डेबिट, वेबिट, सभी का अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूरा एंट्रीज बनता है। तो ये चीज़ आपको समझा किस तरह से एंट्री करनी है वो आपको समझना चाहिए। बाद में जब अकाउंट सम स्टार्ट करेंगे ना हम आगे के, तभी मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी कौन से कहाँ पे जाता है। बाकी तो हमने देख लिया कि डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 हमारा ट्रायल बैलेंस के ऊपर है। ट्रायल बैलेंस बहुत काम की चीज़ है, इसी को देख के हम आगे के सम्स करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सीखना होगा कि ट्रायल बैलेंस में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में हम जो भी हमारा जो लेजर का जो स्टेटमेंट होता है ना सेपरेट, जिसे हम सेपरेट करते हैं डेबिट क्रेडिट बैलेंस को, वो यहाँ पे हम वो सच को स्टेटमेंट्स को उसको भी बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसको कैसे होता है दिखा देती हूँ मैं आपको। ट्रायल बैलेंस इस तरीके का हो सकता है, लेजर्स अकाउंट दिया रहता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दिया रहता है। ठीक है, wrong amount has been written in the both the column of journal, wrong amount has been mentioned in the journal, entry has not at all the post in ledger, entry is post twice the ledgers। ये सब हम आगे ट्रायल बैलेंस में जाके चेकिंग करते कि सब कुछ बराबर है या नहीं। ट्रायल बैलेंस का हम टोटल चेक करते कि टोटल बराबर है या नहीं, डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, ऐसे। अब यहाँ पे देखो गिवन द बिलो द लेजर एक लेजर दिया है, कैश बैंक दिया गया है, जहाँ पे टू कैपिटल, टू राम, टू कैश इन सेल्स, और क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर, बाय सैलरी, बाय सैम बैंक, कैश परचेस, बाय कैपिटल अकाउंट है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये लिखा होगा। अब इसको कैसे करते दिखा देती हूँ मैं आपको। वापस हम इसको सभी को अलग अलग कर देना है। पहले परचेस, सैलरी, सैम, परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, राम अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, ये सब वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चंस दिया गया। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे के ख़त्म, यहाँ पे के ख़त्म होता है। अब बनाते हैं हम यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसका बना रहे हैं हम, एक्स कंपनी का, ऑन 31/3/2020 को। तो यहाँ पे कैश अकाउंट दिया गया है, तो कैश अकाउंट में हम जाएंगे, तो उन्होंने दिया हुआ है, कहाँ गया कैश अकाउंट, मेरे को दिख ही नहीं रहा है कैश अकाउंट। हाँ देखिए, बताओ तो क्या करना है आपको। जहाँ ये दिख रहा है ना बाय टू कैश अकाउंट, डेबिट साइड का बोल रही हूँ अभी, हाँ अपन डेबिट साइड का देख रहे हैं। फिर और क्या, डेबिट में ये टू कैश अकाउंट, ये सब का एंट्री हम लिख देंगे हमारे इधर। चलिए अभी क्या करना है दिखाते हो। ये जो हम जो डेबिट साइड में जितना भी हमें कैश अकाउंट मिलेगा ना, वो नीचे ट्रायल बैलेंस में जाके हम उसको यहाँ पे डेबिट में जो मिलेगा हम क्रेडिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में लिखेगा वो हम डेबिट में लिखेंगे, क्रॉस एंट्री बोलते हैं इसको।
तो यहाँ पे कैश अकाउंट कितना दिया है 3000 रुपीज़, टू कैश अकाउंट 2500, तो 3000 2500 कितना होता है 5500, टू कैश अकाउंट 21,000 तो कितना हुआ 5500, तो नीचे कितना हो गया यहाँ पे हमारा 26,500, 26,500 प्लस ये कैश कर देंगे 1000 रुपीज़ 27,500, 27 और कुछ छूट गया 27,500 प्लस 500 वो था 28,000 हो गया यहाँ पे हमारा डेबिट साइड कॉलम किया था। लेकिन जब कैश अकाउंट लिखेंगे टोटल क्रेडिट आइटम में लिख देंगे हम यहाँ पे 28,000। अब जाते हैं हम क्रेडिट साइड के कैश अकाउंट्स का टोटल चेक करने। तो कहाँ गया, हाँ कैश अकाउंट में किधर अभी तक नहीं आया, दिख ही नहीं रहा है कुछ अमाउंट, हाँ दिखा बाय कैश अकाउंट 25,000 दिया गया है यहाँ पे, 25,000 प्लस ये कैश अकाउंट 500 25,500 प्लस ये 10,000 तो कितना हो गया 35,500। क्रेडिट साइड का लिखा, लेकिन कैश में आके कहाँ लिख देंगे हम डेबिट साइड में 35,500। अब फर्नीचर देख लेते हैं हम। फर्नीचर्स अकाउंट का हम देख लेंगे कहाँ पे अगर फर्नीचर का दिखेगा तो हमें कितना दिया है फर्नीचर्स का यहाँ पे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन क्रेडिट साइड लिया 3,000 रुपये, यहाँ पे आप क्या क्या लिख देंगे हम डेबिट साइड में। तो इस तरीके से आपको सम करना है, जहाँ पे भी ऊपर डेबिट में जो टोटल कर देंगे वो हम यहाँ पे आके क्रेडिट में लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी हम डेबिट क्रेडिट साइड टोटल करेंगे वो हम आके यहाँ पे डेबिट साइड लिख देंगे। फिर चेक कर दो कि यहाँ का डेबिट और यहाँ का क्रेडिट दोनों सेम है क्या, अगर सेम है तो हमारा आंसर राइट है। ठीक है, टोटल ऑफ द बैलेंसिंग मेथड्स, यहाँ पे अलग अलग बैलेंसिंग मेथड हम देखते हैं कि किसके हेड में जा रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिटिंग हो रहा है, ओपनिंग अलग हो जाता है क्लोजिंग में अलग हो जाता है, इसमें भी यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। रूल क्या है ट्रायल बैलेंस का प्रिपेयर करने का कि देखो बैलेंस ऑफ ऑल असेट्स अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट, लॉसेस, ड्राइंग्स, कैश एंड बैंक बैलेंस आर शुड बी इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, वाई बैलेंस ऑफ ऑल लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट, प्रॉफिट, कैपिटल आर प्लेसेस इन द क्रेडिट अमाउंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि डेबिट में जाता है या क्रेडिट में जाता है। तो यहाँ पे हमने आपस में बता दो क्या करना है। देखो जो भी असेट अकाउंट्स होंगे, एक्सपेंस जो हो रहा है, लॉसेस कुछ हो गया, ड्राइंग से रिलेटेड हो गया, या ऐसे बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो डेबिट साइड डाल देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कैपिटल, कैपिटल क्या है हमारा चला जाएगा क्रेडिट साइड में। सेल्स, फटाफट बताओ आप लोग सेल्स कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड। परचेज डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड, डिस्काउंट्स अलाउड, देखो वापस बता रहे कैपिटल का जाएगा क्रेडिट साइड, सेल्स जाएगा क्रेडिट साइड, परचेज चला जाएगा डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न हुआ वापस रिटर्न आ गया पैसा वापस आ गया डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड, एक्सपेंस डेबिट साइड, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट साइड, ट्रेड पेएबल एक्सपेंस मतलब हमारा कहा जा रहा है क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड, कैश एंड बैंक एंड इन वन हैंड डेबिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस पेड्स पैसा जा रहा है तो मतलब डेबिट साइड। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी ख़त्म हो जाता है। अब चले जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, हमारा यूनिट 4 सब्सिडरी बुक्स के बारे में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे सब्सिडी बुक्स में क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स बनाते हैं, लाइक परचेज के लिए बुक अलग, परचेज रिटर्न के लिए बुक अलग, सेल्स के लिए बुक अलग, सेल्स रिटर्न के लिए बुक्स अलग, मैं हर चीज़ के लिए हम क्या करते हैं अलग अलग बुक्स बनाते हैं। जैसे अगर परचेज रिटर्न बुक टू रिकॉर्ड और रिटर्न ऑफ गुड्स एंड मटेरियल प्रीवियस इन परचेज, सेल्स बुक क्या काम करता है रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ गुड्स डील इन बाय द फर्म, वही बिल रिसीवर बुक काम क्या करता है जो प्रोविजन नोट्स हो गया वो सब देखने के लिए। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बुक बनाते हैं। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल बुक और हमारा क्या बोलते हैं सब्सिडी बुक में फ़र्क क्या होता है।
तो दोनों ही प्रिंसिपल बुक और हमारा यहाँ पे सब्सिडी बुक्स फाइनेंशियल बुक्स में ही आता है। वही हमारे प्रिंसिपल बुक से हम लेजर्स बनाते हैं। और प्रिंसिपल बुक अगर कैश बुक को देखा जाए तो तब पे हम सिंपल बैंक कैश बुक या कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम या कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम या पे कैश बुक देखते हैं। वही हम यहाँ पे सब्सिडी बुक्स में हम परचेज बुक्स, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक एंड द जर्नल पेपर्स, तो ये सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स करते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्ड एल्सवेल्स, यहाँ पे हम इस तरीके से रिकॉर्डिंग यहाँ पे सब्सिडी बुक्स में करते हैं। जैसे परचेस लिखेंगे तो परचेस हमें बनाना है इसी तरीके से, और उसका हमें डेबिट और क्रेडिट में हमें लिख देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेस फॉर ब्राउन companies on the credit is 5 gross pencil at the ₹100 per gross, 1 gross registered at the ₹240 per dozen, less the trade discount at the rate 10%। ये दिया गया है। डायरेक्टली आप बता रही हूँ मैं आपको। फैब गए कितना अमाउंट था वो लिखेंगे, तो 5,000 इसका पाए इंटू 100 करेंगे तो 500 आ गया। 1 ग्रॉस ₹240 पर डजन, तो उसको भी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे 2880 लिख दिया, दोनों को प्लस कर दिया। 10% डिस्काउंट बोला तो इसमें से माइनस कर देंगे और हमें यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमें ये परचेस बुक में हमने एंट्री इस तरीके से होती है। सिर्फ परचेस का नहीं बोल सकती हूँ, सेल्स का हो गया या किसी का भी बोलो, इस तरीके से हमें यहाँ पे एंट्रीज करते हैं। जैसे सेल्स बुक का दिया है तो सेल्स बुक का सेम कितना का लिया अमाउंट, कितने बेचे इतना, टोटल कितना हुआ यहाँ पे लेस द 10% लेस किया अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सेम सेल्स रिटर्न बुक में इतना सामान दिया, इतना सामान 10% डिस्काउंट इतना है, लेकिन रिटर्न वापस हो गया, मतलब वापस अमाउंट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अमाउंट ऐड करके हम नीचे वापस लिख देंगे। परचेस रिटर्न में भी हम यहाँ पे टोटली लेस कर देते हैं, डिस्काउंटिंग ऐड कर देंगे। तो ये भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्या दिया गया है, इससे अभी थोड़ी देर पहले हमने कैश बुक के बारे में बात की थी ना, अभी आपको मैंने दिखाया था कैसे कैश बुक होती है, उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें अलग अलग होता है। यहाँ पे हम सिंपल कैश बुक देखते हैं या 3 कॉलम ऑफ कैश बुक देख लो, 2 कॉलम ऑफ कैश बुक का होता है। तो इससे अलग अलग तरीके की यहाँ पे 3 तरीके की कैश बुक होती है। सिंपल कैश बुक ऐसी होती है जिसके यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, और उसको सिंपल ऐसे इस तरह से एंट्री कर लो, कौन किधर जा रहा है, कहाँ पर किधर जा रहा है, डेबिट साइड क्या जा रहा है, क्रेडिट क्या साथ जा रहा है, और सम कंप्लीट हो जाता है। वही डबल कॉलम कैश बुक में कैसे होता है दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे रिसिप्ट लिखेंगे, अमाउंट डिस्काउंट और या अमाउंट लिखते हैं, फिर डिस्काउंट एंड अमाउंट लिखते हैं। डिस्काउंट दे रहेगा तो डिस्काउंट भी लिखेंगे, फिर उसका अमाउंट से यहाँ पे डिस्काउंट दे रहेगा तो उसका डिस्काउंट लिख के फिर अमाउंट, इस तरीके से हम डिस्काउंट का फिर टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, वो भी हम करना रहता है। 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक कैसे होता है बताती हूँ मैं आपको। अब इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। अब इसमें क्या आएगा, रिसिप्ट हो गया, डिस्काउंट दिया रहेगा, डिस्काउंट, कैश मतलब पैसा का कैश से आया तो कैश लिखेंगे। अगर बैंक से लेडी मतलब चेक या समथिंग बैंक से विड्रॉ कुछ करेगा तो बैंक का हम लिखते हैं। सेम यहाँ पे भी कैश एंड कैश अकाउंट और यहाँ पे फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट, इस तरीके से यहाँ पे 3 कॉलम की एंट्री होती है। सिंगल कॉलम मतलब सिर्फ अमाउंट होता है, डबल कॉलम मतलब डिस्काउंट एंड अमाउंट होता है। वही हमारे लिए जहाँ पे कैश बुक विद 3 कॉलम में डिस्काउंट, कैश एंड बैंक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सी एंट्रीज करनी है। ठीक है। एक होता है पेटी कैश बुक, जिस पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट एक साइड लिख दिया जाता है, फिर उसका एड्रेस, स्टेशनरी या पोस्ट टेलीग्राम क्या हो रहा है, वेजेस क्या हो रहा है, मतलब अलग अलग पार्टों को अलग अलग वापस फिर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इसको, ये देखिए कैश बुक, यहाँ पे कुछ बोला रहेगा कि इसके हिसाब से करना है। द चेक इन द फर्स्ट ट्रीटेड एज द कैश रिसिप्ट्स कैश बैंक विद द डिस्काउंट एंड द बैंक कॉलम, बोला कि डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम बनाने के लिए। तो ये मतलब थर्ड हम बना रहे हैं जिसमें हम डिस्काउंट भी बनाएंगे, कैश भी बनाएंगे और
बैंक भी बनाएंगे, तो तीनों बना देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सम्स करना है। तो ये भी हमारा यहाँ पे हो गया है। ज़रूरी नहीं होता है कि जहाँ पे भी हम सम्स कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे हमारे कुछ एरर्स ना आए, फ्रॉड ना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग एरर्स होते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो हम सम्स करते हैं वहाँ पे कभी कभी दो बार एंट्री हो गई होती है, या कभी ऐसा भी होता है कि और किसी के नाम पे डालना रहता है और किसी के नाम पे चला जाता है। सिर्फ रॉन्ग एंट्री का अगर एग्जांपल्स लिया जाए तो क्रेडिट परचेस वो 70,270 आर एंट्रीड इन द परचेस डे बुक वॉज रुपीज़ 70,720। था कितना? 270। डाल कितना दिया? 720। ये कभी कभी जैसे यहाँ पे दिया 15,000 ग्रॉस लेस द वन ट्रेड अकाउंट, और डाला कितना? उतना ही अमाउंट। चेक इशू हुआ कितने में? 19,920 में। लिख कितना दिया? 19,290। तो इस तरीके से एंट्री हो सकती है। सब्सिडी बुक के हिसाब से भी रॉन्ग है सकती है। जैसे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर रुपीज़ 1,75,700, और टोटलिंग रॉन्ग टोटलिंग कैसे आ गया? उन्होंने वहाँ पर अमाउंट डाल दिया था 1,76,700, मतलब 5 की जगह क्या लिख लिया? 6। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? रॉन्ग एंट्री। तो इस तरीके से भी सम्स वहाँ पे आते हैं कि रॉन्ग एंट्रीज क्या होती है। आप कभी भी हम पोस्टिंग रॉन्ग कर देते हैं, उल्टा सीधा रॉन्ग पोस्टिंग कर लो तो ये भी हो जाता है। अब अलग अलग एरर्स इफेक्टिंग एरर्स देख लेते हैं। जर्नल के लिए 3 दिया है, प्रिंसिपल, ओमेज एंड द कमेंसेंस। और लेजर के लिए पार्टली, फिर या कंप्लीटिंग हो गया, या पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट हो गया, पोस्ट ऑफ रॉन्ग साइट्स हो जाता है, या पोस्ट ऑफ रॉन्ग अमाउंटिंग का बोल दो, तो ये भी होता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है? व्हेन द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल like treated the purchase of assets as the expense. If the error of principal, in this case there will be no effect on the trial balance since the amount are placed on the correct side. कुछ भी हो, अगर मैंने परचेस को असेट साइड में एक्सपेंस का ट्रीट किया है तो मैंने उसका अमाउंट तो राइट डाला, लेकिन रॉन्ग अमाउंट एंड सपोज द परचेस ऑफ कंप्यूटर द ऑफिस एक्सपेंस अमाउंट टू बी इन द डेबिट, देन द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल बी एग्री। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो अमाउंटें डाल देते हैं वो देखने में या करने में भी बराबर होती हैं, क्यों जहाँ होनी चाहिए थी वही डालना था, लेकिन डाल क्या दिया? नाम का भी रॉन्ग डाल दिया। जैसे हमें फर्नीचर लिखना था, मैंने और कुछ लिख दिया, लेकिन अमाउंट तो राइट है, ट्रायल बैलेंस भी बराबर कैलकुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पर टोटलिंग भी होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे एरर में प्रिंसिपल ऑफ एरर ट्रीटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस और वाइस वर्सा। और इसमें फिर क्या बोलते हैं, क्राइटिकल एरियाज में 3 तरीके से होते हैं। इसको शॉर्टकट में पढ़ती हूँ। यहाँ पे कभी भी मैं OCCA, OCC, तो जो ओ में होता है पर 2 तरह के होते हैं। जब मैं ओमिट द एंट्रीज कर दिया, कि कभी कभी हम ओमिट कर दो एंट्री को, या लेजर अकाउंट में उसको बैलेंसिंग में बैलेंस ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा है, इस तरीके से भी होते हैं। फिर कमीशन में रॉन्ग अमाउंट ऑफ डाल दिया है, या रॉन्ग कास्टिंग कर दिया है, या पोस्ट ऑफ रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, या पोस्ट ऑफ अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड डाल दिया, या रॉन्ग बैलेंस शीट ऑफ द अमाउंट हो गया। तो ये सब चीज़ों में ट्रायल बैलेंस में एग्री नहीं होता है। जैसे एक सम देखते हैं, यहाँ पे दिया है द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्टेड ₹100। तो क्या करेंगे, जो परचेज अमाउंट होता है उसको शुड बी रिसीव इन डेबिट से 100 सिंस इट वाज डेबिटेड शॉर्ट पीरियडली। तो उसको अंडर कास्ट क्या कर देंगे, जो परचेज बुक होगा नेक्स्ट मंथ में क्या कर देंगे, उसको ₹100 वहाँ कर देंगे। द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट ₹50। सेम द अंडर कास्ट ऑफ रिटर्न बुक इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ ₹50। इस तरीके से हम एंट्री वहाँ पे चेंजेस वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या थी, परचेस अकाउंट टू राम अकाउंट लिखा 2200। करंट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मर्सनरी अकाउंट, परचेस अकाउंट नहीं होना चाहिए था, मर्सनरी अकाउंट होना चाहिए था। तो लेकिन इसको रेटिफिकेशन करने के लिए, दोनों को बराबर क्लियर करने के लिए, दोनों में राम राम था, राम राम को उड़ा दिया तो क्या बचा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू
ए मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, इस तरीके से एंट्री होती है। जैसे यहाँ पे देखो कैश अकाउंट दिया गया तो कृष्णा किशोर को दिया था। करंट एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर। जैसे यहाँ पे देखते हो कमल किशोर को रिसीव होना चाहिए था, लेकिन अमाउंट किसके नाम में डाल दिया, पहले किशोर को। तो क्या करोगे, पहले रॉन्ग एंट्री देखो, फिर तुम देखो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। दोनों में जो सेम सेम है ना उनको हटा दो। तो ऊपर का जो रहेगा वो पहले लिख दो और जो नीचे का रहेगा वो नीचे इधर लिख दो। तुम्हारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। मतलब किसके अमाउंट डालना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वो देख के हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एंट्री तुम्हारी होती, तुम्हें इस तरीके से एंट्री वहाँ पे करनी पड़ेगी। पहले डेबिट क्या होता है, डेबिट रॉन्ग एंट्रीज क्या है, करेंट एंट्री क्या है, तुम बता दो, तुम देख लो। फिर उसमें जो सही एंट्री होती है ना वो हम यहाँ पे जर्नल्स में हम लिख देते कि अब ये तुम्हारी करेंट एंट्री से ये रॉन्ग एंट्रीज नहीं है। इस तरीके से सम्स आते हैं एग्जाम्स में, कुछ एक दो सम्स आ सकते हैं आपको करेक्शंस करने के लिए। और अगर आपको वेटेज देखना है कि कौन से लेसन्स का कितना वेटेज है तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो कि कौन से लेसन्स का कितना वेटेज है, तो उसके हिसाब से आप अपने पढ़ाई की तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी हमारा ख़त्म हो जाता है। और आपको अगर PDF चाहिए तो वो नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप उसको क्लिक कीजिए और डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप पहुँच जाओगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो। मैं आगे की और भी लेसन एक्सप्लेन कराने वाली हूँ, जहाँ मेरे को लगता है कि हाँ ये लेसन में कुछ इंपॉर्टेंस है तो वो भी मैं बता दूँगी। बाकी नहीं तो जितना आपको डिटेल्स आपको चाहिए तो उतना डिटेल्स मैं आपको बता दूँगी, एक्स्ट्रा डिटेल्स लेके कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जो CA फाउंडेशन हो गया या CA कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो ICAI की ही बुक से पढ़िए, कि वो अपने को ना गॉड ऑफ CA है, अपने भगवान है, तो उनकी ही बुक में से पढ़ो और कोई बुक आप प्रेफर मत करो। चाहिए तो आप प्रैक्टिस के लिए अपने बाकी जो स्टैंडर्ड्स के हो गए, 12th हो गया या BComs की बुक्स हो गई तो उसके MCQs आप ऐसे ही देख सकते हो, लेकिन ये पहले पढ़ लो। ये जैसे पूरा हो जाए तो वो उसमें सिर्फ आप एज द टेस्ट के लिए आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट मेरा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना भूलना नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स। मैं और भी वीडियोस लेके आने वाली हूँ और मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे मैंने बताया है कि आपका हर लेसन्स का कितना वेटेज है क्या है, तो आप वो भी जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि मेरे को कौन से लेसन में आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, कौन सा लेसन एज पर द ICAI की तरफ से आया हुआ है, तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा। हर सब्जेक्ट्स का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको ये भी आगे एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स, बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।